हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम +1 की बायोलॉजी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इस लेसन से नीट एग्जाम में करीब करीब 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 और 2 क्वेश्चन इक्वल टू 8 मार्क्स। तो सीधी सी बात है भाई, 8 नंबर के लिए ये जो आपकी क्लास होने जा रही है आपको नीट एग्जाम में ये 8 नंबर दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और खास बात ये है भाई, इस क्लास को हम जो अपना जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लेसन है इस क्लास में इस पेज से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पेज में मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्ट पॉइंट्स उठाते हुए जो मेन हेडिंग्स है एनसीईआरटी की सीधी लिख रखी है भाई, जिनको मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। और इसी पेज से आप लोगों से नीट जो 2022 होगा अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें इसके जो मेन पॉइंट्स है ये आप लिख के रिवाइज करना, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें, समझ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्या होता है? मतलब सेल के अंदर जब डिवीजन होता है, जब सेल एक सेल से 2 सेल बनाती है फिर फर्दर डिवाइड करती है, तो इस प्रकार से एक साइकिल चल पड़ता है सेल के डिवीजन का, कि जो सेल का जो डिवीजन होता है तो कुछ इवेंट्स भी होती है। जब भी सेल डिवाइड करती है तो सेल्स की जो ये डिवीजन की जो ये यूनिट्स जो प्रोसेसेज होती हैं ये बार बार क्या होती हैं भाई, रिपीट्स होती हैं। और इसे ही हम जब कोई चीज लगातार एक साइकिल में रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल का परिणाम ये निकलता है कि एक सेल से आपकी 2 सेल्स बन जाती हैं, फर्दर 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगी, 4 सेल से 8 सेल बन जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये क्या है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेगी और यही जो सेल की जब सेल एक सेल से 2 सेल बना रही होती है तब जो भी प्रोसेसेस घटित होती हैं, ये जो इसका क्या चलता है, लगातार एक साइकिल चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। तो चलिए भाई, सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। जो आपका सेल साइकिल होता है ये इक्वल होता है, सेल साइकिल इज इक्वल टू 2 प्रकार के फेज आते हैं सेल साइकिल में। एक तो होता है इंटरफेज, ठीक है सर, और एक क्या होता है भाई, एम फेज। अब इनकी कहानी सुन लो भाई। जो आपके सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज होता है ये प्रिपरेटरी फेज होता है। इस फेज के दौरान जो आपकी सेल है प्रिपेयर करेगी, अपने आप को तैयार करेगी डिवीजन के लिए। और जो आपका एम फेज होता है इस फेज के दौरान सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे आपका एम फेज हो गया जस्ट उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है भाई, साइटोकाइनेसिस। मतलब कि जो आपका एम फेज होता है इसके अंदर मेनली कार्योकाइनेसिस आता है, कार्योकाइनेसिस, ठीक है भाई, जिसका मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। अब ध्यान दीजिए क्या है, द इंटरफेज इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। और खास बात हुई जो आपकी इंटरफेज होती है ये मोस्ट एक्टिव फेज है सेल साइकिल की, और इसकी जो ड्यूरेशन है पूरे सेल साइकिल के दौरान, मान लीजिए सेल साइकिल आपका 100 घंटे का है, मान लीजिए हमारी ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड करती है, ठीक है। उसमें से 95% से ज्यादा समय, मतलब अगर 100 घंटे का सेल साइकिल है तो उसमें से 95 घंटे से ज्यादा समय तक आपका इंटरफेज रहता है, यानी लेस देन 5% आपका क्या होगा, एम फेज। क्लियर है क्या, ठीक है। इस फेज के दौरान जो आपका इंटरफेज है सेल आपकी रेस्टिंग फेज में मानते हैं। सेल किस में मानते हैं हम, रेस्ट में है, रेस्टिंग स्टेट में है जो आपकी फेज, जो आपकी सेल है, तो इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं इंटरफेज को, ठीक है। सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है। इस फेज के दौरान सेल की ग्रोथ होती है, और अब इस रेस्टिंग को आप ऐसे मत समझना कि सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब ये है यहां से कि इस फेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ठीक है। सेल ग्रोथ होती है प्लस डीएनए रेप्लिकेशन इसी में होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन इंटरफेज में होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपका इंटरफेज होता है सेल साइकिल का इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसी के अंदर सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। खास बात, इंटरफेज एक सेल साइकिल में ग्रेटर देन 95% तक रहता है, ठीक है भाई। अब जो आपका इंटरफेज होता है इसके फर्दर 3 फेज होते हैं भाई, सब फेज कहेंगे जिसको। पहला है G1 फेज,
फिर आपका एस फेज और फिर क्या आपका G2 फेज। तो इंटरफेज में आपके 3 फेज आते हैं फर्दर, कौन कौन सा, G1 S G2 इंटरफेज में। अब सुनो भाई, इंडिविजुअल इनकी कहानी बतानी है हमें, एक एक लाइन से क्वेश्चन बता जल्दी से। G1 में क्या क्या होता है, S में क्या क्या होता है, G2 में क्या क्या होता है। सुन भाई, डायरेक्ट सुन लेना। तो जो आपका इंटरफेज है वो G1 प्लस S प्लस G2 फेज को मिला के बनता है, ठीक है सर। G1 में क्या होता है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल इंक्रीज इन नंबर। तो जो आपका G1 फेज है सेल साइकिल का, इंटरफेज का, सेल साइकिल के इंटरफेज का जो G1 फेज है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, मोस्ट ऑफ जो आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। सुनिए भाई, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस को छोड़ के जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम है, ये अपने नंबर में बढ़ जाते हैं, इनके नंबर बढ़ जाते हैं। किसके अंदर भाई, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल इंक्रीजेस इन नंबर, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, संख्या में बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इसी फेज के दौरान बनते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी जनरली प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन G1 फेज में बनते हैं भाई। ग्रोथ का प्रोटीन, कोई चीज बनानी हो, मरम्मत करने के लिए प्रोटीन आपका G1 फेज में बनता है, ठीक है। सेल ग्रो मैक्सिमम इन G1 फेज, जो आपकी सेल होती है इसकी ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ सेल की इसी फेज में होती है भाई, मैक्सिमम ग्रोथ करती है सेल G1 फेज में, ठीक है। नेक्स्ट, इन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा भाई। आरएनए का सिंथेसिस, बोला आरएनए सिंथेसिस होता है G1 में ही, आरएनए सिंथेसिस होता है G1 फेज में, ठीक है सर। खास बात बताइए क्या है G1 फेज की। देखिए भाई, अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो इसमें इंटरफेज का स्टार्टिंग में G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर M आता है, फिर वापस G1 चला जाता है। बीच में मान लो M फेज के बाद जो आपकी सेल है मे बी G0 स्टेज में भी जा सकती है, पर अगर ये सेल डिवीजन दोबारा से करना शुरू कर देगी तो वापस किस में जाएगी, G1 में। तो इस तरीके से आपका G1 S G2 M, G1 S G2 M, इस तरीके से सेल साइकिल दोहराया जाता है, ठीक है। अब जो आपका देखिए जो G1 फेज है, हम ये कहते हैं ये M फेज और S फेज के बीच का फेज है। मान लो अगर यहाँ पे हम लिख दूं तो क्या होगा, टटक G2, ठीक है। G1 से S, S से G2, G2 से M1 M और M से क्या आएगा भाई, G1। तो जो आपका G1 फेज है ये M और S फेज के बीच का फेज है, नोट इट केयरफुली। नेक्स्ट भाई, यानी कि आप उसे ये बोल देते हैं, बताइए वो कौन सा फेज है जो सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस दोनों हो सकते हैं M फेज में। M फेज और S फेज के, S फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। कौन सा फेज डीएनए के रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस या मियोसिस के बीच आता है, तो कौन सा है भाई, G1 फेज। इंटरफेज का G1 फेज M फेज और S फेज के बीच होता है। S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कौन सा फेज डीएनए रेप्लिकेशन और M फेज के बीच में होता है, दैट इज G1 फेज। अब ध्यान दीजिए फर्दर, जो आपका M फेज है ये दो प्रकार का है, एक तो आपका माइटोसिस और एक आपका मियोसिस, और इंटरफेज 3 प्रकार का है, G1 S और G2, ठीक है। S फेज में क्या क्या होता है, अगली कहानी में ये होगी G1 की फिनिश। हर पॉइंट से क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कौन सी स्टेज में बनते हैं, G1। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन G1, आरएनए सिंथेसिस G1, मैक्सिमम ग्रोथ G1, ठीक है। अगला भाई S फेज की कहानी सुनिए। S फेज की खास बात, सिंथेसिस फेज भी कहते हैं इसको। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। कौन से प्रोटीन बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन S फेज में बनते हैं भाई, ध्यान रखना। अगली खास बात बताइए क्या है इस फेज की, बोला डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज में होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज में होती है भाई। और क्या खास बात है इस फेज की, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, मतलब सेंट्रियोल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल्स के अंदर। जो आपका सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में, कौन सी फेज में, देखिए जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बन रहे हैं कहां, साइटोप्लाज्म में, साइट भी पूछ लेते हैं। तो जैसे जैसे डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है इस फेज में, ऐसे से सेम टाइम पे आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ओके। उसके बाद भाई
साइटोप्लाज्मिक डीएनए कैन डुप्लीकेट एट एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब ये भी ध्यान रखना आप, जो आपका साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है अगर है किसी सेल के अंदर, तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है इन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जो आपका साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो सेल की किसी भी स्टेज के दौरान रेप्लिकेट कर सकता है, पर जनरली हम कहेंगे एस फेज में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इसी में सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये खास बात है। एक और सुनिए भाई, जब आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो ध्यान दीजिएगा इस फेज में क्रोमोसोम CHR, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं भाई? सेम। मान लीजिए सेल में पहले से अगर 46 क्रोमोसोम है तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर 46 ही होंगे। ठीक है, अगली खास बात बोला अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट बढ़ जाती है भाई, वेट बढ़ जाता है, कहने का मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाती है। मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन से पहले जो डीएनए का वजन था वो मैंने बोला 5 पिकोग्राम है। ठीक है, आफ्टर रेप्लिकेशन ये 10 पिकोग्राम हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगी, पर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। अगर ह्यूमन की बात करें तो भाई अगर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। पर खास बात, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले जो आपका एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक ही क्रोमेटिड होती है। क्रोमोसोम को जनरली ऐसे बताते हैं, एक ही क्रोमेटिड होती है, पर जैसे ही डुप्लीकेशन हो जाता है, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड आ जाती हैं जो कि सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। यहां पे मैं एक बात बता दूं, एक सेंट्रोमियर से देखिए ये जो एक लाइन है, एक ये भुजा एक ये भुजा, ये मिलके एक क्रोमेटिड बनाते हैं। इसको एक आर्म कहते हैं, ऊपर वाले को नीचे एक आर्म है, 2 आर्म है, एक क्रोमेटिड है, समझ रहे हो। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमोसोम, ये जो एक क्रोमोसोम है आपका जिसमें 2 आर्म है, एक क्रोमेटिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे क्रोमोसोम में जिसमें अंदर क्रोमेटिड कितनी होंगी? 2, और ये जो पॉइंट जहां से दोनों क्रोमेटिड अटैच होंगी इसे हम कहते हैं भाई सेंट्रोमियर। क्या होंगी? सेंट्रोमियर। ये आपके सेंट्रोमियर जहां पे दोनों आर्म अटैच हैं, रिप्लिकेशन के बाद 2 क्रोमेटिड आपकी एक सेंट्रोमियर से अटैच है। अब ध्यान दीजिए बात, एक सेंट्रोमियर से कितने भी क्रोमेटिड जुड़ जाएं, क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 और जोड़ दूं क्रोमेटिड्स, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना कहलाएगा? 1। क्रोमेटिड्स के नंबर बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। यानी कि एक सेंट्रोमियर से कितने भी क्रोमोसोम जोड़ दिए जाएं, कितने भी क्रोमेटिड जोड़ दिए जाएं, तो उनका नंबर क्रोमोसोम का एक ही काउंट होगा। एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम, समझ रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पे सेंट्रोमियर आर्म को जोड़ रही है, यहाँ पे सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स को जोड़ रही है, आर्म्स को भी जोड़ रही है, समझ रहे हो। बिल्कुल, चलिए भाई आगे। अब जो आपका एस फेज है इसमें ये कहानी होती है, ठीक। उसके बाद भाई क्या आपका G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है सुनिएगा। G2 फेज को पहली बात देखिए, M फेज क्या होता है? माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज के जस्ट पहले का फेज कौन है? G2। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज के बाद का फेज कौन है? G2। तो ये आपका प्री माइटोटिक फेज है, इसी के अंदर आपकी फाइनल प्रिपरेशन होती है M फेज की। देखिए स्टार्टिंग हो जाती है सेल डिवीजन की प्रिपरेशन कहां से? G1 से, और G2 आपका वो फाइनल फेज है भाई जिसके दौरान आपके M फेज की प्रिपरेशन, जिसके दौरान सेल साइकिल की लास्ट प्रिपरेटरी फेज कौन है? हम कह सकते हैं क्या? G2। ठीक है भाई, आगे G2 के अंदर फाइनल प्रिपरेशन होती है M फेज की, ठीक है। सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है G2 में भी। आगे भाई स्पेशल मटेरियल सिंथेसिस होता है G2 के अंदर, विशेष प्रकार के मटेरियल, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछते हैं G2 फेज में कौन सा प्रोटीन बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है भाई, ट्यूबुलिन। ये क्या है? जब आपके सेंट्रियोल से जो आपके एस्टर्स निकलेंगे ना, ठीक है, जो इन क्रोमेटिड्स को लेके जाएंगे, दूर दूर खींच देंगे वो धागे, वो प्रोटीन, वो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन सी फेज में बनते हैं? G2 में। क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट, ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन सी स्टेज में बनते हैं? G2 ने देखा तो आपको इंटरफेज मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, तो आपका G2 फेज इंटरफेज का लास्ट फेज होता है। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1, S और G2। नेक्स्ट, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। अब देखिए आपका सेल साइकिल लगातार चल रहा है, किस किस स्टेज में आपका सेल साइकिल रुक सकता है? सुनिएगा भाई, ये है चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। बोला जब G1 से S में जा रहा है, यहां पे सेल साइकिल को आप स्टॉप कर सकते हो। जब G2 से M में जा रहा है तब भी आप स्टॉप कर सकते हो। 2 चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल में, यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो तो G2 में पक्का जाएगा।
तो G1 से S में जाते समय सेल साइकिल को आप स्टॉप कर सकते हो, G2 से M में जाते समय 2 चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल के दौरान, ठीक है भाई। अब सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाई या रनिंग बाई किसके द्वारा चलाया जाता है? बोला जो सेल साइकिल चल रहा है बताइए इसको चलाने में कौन हेल्प करता है? बोला साइक्लिन प्रोटीन होते हैं, साइक्लिन प्रोटीन या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस सीडीकेज होते हैं जो सेल साइकिल को मेंटेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय या रनिंग बाय साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन होते हैं जो एक सेल साइकिल को एक सेल के अंदर अच्छे से मेंटेन या रन करते हैं, ठीक है सर। काइनेज प्लस साइक्लिन मिलकर बनाते हैं सेल साइकिल को कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बताइए, अब जो आपका G2 के बाद कैसा फेज, कौन सा फेज आएगा भाई? एम फेज, ठीक है। एम फेज में अभी हम एम फेज में पढ़ रहे हैं माइटोटिक फेज। क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस, माइटोसिस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है? बोला माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है, एक फेज होता है जिसके दौरान जितने क्रोमोसोम सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम अगली सेल में होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? जैसी सेल पहले है माइटोसिस से सेल के नंबर दुगने हो जाते हैं, बस ये है भाई आपका माइटोसिस। माइटोसिस ऐसा डिवीजन होता है जिसमें सेल के अंदर पहले जितनी सेल हैं, एक सेल है तो एक सेल से 2 बन जाएंगी, अगर 2 सेल में माइटोसिस होगी तो कितने बन जाएंगी? 4। यानी सेल की कॉपी बनाती है कौन? माइटोसिस। अब ये जो आपका माइटोसिस या एम फेज है सेल साइकिल का, और ध्यान दीजिए भैया आपकी सोमैटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल। बॉडी की जितनी भी सेल है, जर्म सेल को छोड़ दो, सोमैटिक सेल्स में कैसा साइकिल होता है भाई? माइटोसिस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट जो आपका माइटोसिस है इसमें फर्दर 4 सब फेज होती हैं, 2 3 4। सबसे पहले वाली भाई प्रोफेज, सबसे पहली फेज क्या होती है माइटोसिस की? प्रोफेज। दूसरी मेटाफेज, तीसरी बताइए एनाफेज, चौथी बताइए टीलोफेज। अब सुनो भी इनकी क्या कहानी है, अलग अलग स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। टीलोफेज, तो माइटोसिस में 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है सर। अब इंडिविजुअल एक की कहानी सुन लो भाई। यही कहानी सेम टू सेम जो माइटोसिस की है, आपका जब एनाफेज 2 आएगा, आपका क्या आएगा? मियोसिस 2 आएगा, मियोसिस 2 पढ़ेंगे तब सेम कहानी रिपीट होती है भाई। कुछ नहीं करना है आपको उस टाइम में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये लगा देना, सिंपल। चलिए भाई पढ़ते हैं। तो आपका प्रोफेज क्या होता है? ड्यूरिंग प्रोफेज पहली बात जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है एस फेज के दौरान ये मूव करना शुरू कर देता है। बोले मान लीजिए देखिए ये आपकी सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंट्रियोल है, ठीक है भाई। जो आपका एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है, 1 से 2 बन जाता है। अब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है, इस तरफ। ये पोल मान लीजिए, इक्वेटर मान लिया, ये क्या हो गया? पोल। ये क्या है? इक्वेटर। और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो डीएनए है एस फेज में डुप्लीकेट हो गया, और उसी दौरान जो आपका सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होकर मूव करना शुरू कर देता है अपोजिट पोल की तरफ। तो ड्यूरिंग प्रोफेज क्या खूबी होती है प्रोफेज की? सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, माइटोटिक अपैरेटस इज फॉर्म्ड। सेंट्रियोल जैसे जाएगा भाई यहाँ पे, अब यहाँ से फाइबर हो जाएंगे बनने, तो प्रोफेज के दौरान यहाँ से फाइबर निकलने, फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, जो आपके जो क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो चुकी है, 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में आ चुकी है, इनको सेपरेट कर सके इसलिए माइटोटिक अपैरेटस बनता है प्रोफेज में। नेक्स्ट भाई उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स एंड ऑर्गेनेल आर नॉट सीन। फिर क्या होगा प्रोफेज के अंदर ही? जब लेट प्रोफेज आएगा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक कर जाती है, और जो न्यूक्लियस का कंटेंट होता है ये बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जितने क्रोमोसोम होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब न्यूक्लियस से बाहर निकल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट, ठीक है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में कौन है? क्रोमोसोम्स, और हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितनी है? 2, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोफेज आपकी खत्म होती जाती है, आपका सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अगर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया तो जो आपकी गोल्जी बॉडी चली गई, गोल्जी बॉडी चली गई तो वैक्यूल्स, लाइसोसोम भी चले जाते हैं, समझ रहे हो? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम चला जाएगा। अब भाई पूरी जो आपकी सेल है इसके अंदर आपके कौन है? कौन बिखरे हुए हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहानी है एक्चुअली, जो प्रोफेज के एंड में जैसे ही क्रोमोसोम बाहर आ जाते हैं, एंड खत्म होने के बाद प्रोफेज का एक नई फेज स्टार्ट होती है, कौन सी? मेटाफेज,
प्रोफेज से किसमें जाता है भाई? मेटाफेज। मतलब मेटाफेज में क्या होगा? मतलब मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे भाई। किस पे आ जाएंगे? इक्वेटर पे। जितने भी क्रोमोसोम है किस पे आ जाएंगे? इक्वेटर पे। एक क्रोमोसोम को मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है भाई। जितने भी क्रोमोसोम है कहां आ जाएंगे? इक्वेटर पे। ऐसे पूरी इक्वेटर को सेल के अंदर ऐसे, जो सेल तो पूरी स्फेरिकल है ना, उसको ऐसे बोल देंगे और क्या बनाएंगे? मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटाफेज प्लेट। यानी सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। समझ लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वेटर मान ले तो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्लेट बनाएंगे जिसे क्या कहेंगे? मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, इस मेटाफेज प्लेट में हर क्रोमोसोम आ जाएगा। 40 के 40 ह्यूमन की बात करें तो अब हर क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर है जिससे अटैच क्या है? 2 क्रोमेटिड। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं भाई सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड क्या होती है? सिस्टर क्रोमेटिड होती है, जो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। कहां से जुड़ी हुई है? सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जो आपका क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर के यहाँ पे काइनेटोचोर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? काइनेटोचोर। एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब जो आपके क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं, क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड हैं एक क्रोमोसोम में, यहां पे क्या होती है? 2 काइनेटोचोर। एक काइनेटोचोर यहां होता है, एक काइनेटोचोर यहां। यानी हर क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमियर के ऊपर 2 आपके काइनेटोचोर है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, यहां से क्या आ रहे हैं आपके? जो आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर पोल पे पहुंच चुका था, इससे ये जो ट्यूबुलिन फाइबर निकलेंगे, ठीक है, ये फाइबर क्या करेंगे? जाके एक काइनेटोचोर से इस साइड पे जुड़ जाएंगे और नीचे वाले काइनेटोचोर से नीचे वाले पोल से जुड़ जाएंगे। नीचे वाले सेंट्रियोल से जो आपके फाइबर्स आएंगे वो यहां जुड़ जाएंगे इस काइनेटोचोर से, ऊपर वाले से आएंगे इस काइनेटोचोर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये काइनेटोचोर क्या होगा? यानी कि जैसे ही आपका मेटाफेज खत्म होता जाएगा, जो आपके यहां से जो फाइबर्स हैं किससे जुड़ जाएंगे? भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन है एक प्रकार से, आप काइनेटोचोर से जुड़ जाएंगे। इसलिए जुड़ते हैं भाई ताकि ये सेंट्रोमियर को ब्रेक कर सकें। अब यहां से क्या होगा? जो आपकी जैसी नई फेज स्टार्ट होगी, एनाफेज, नेक्स्ट फेज क्या स्टार्ट होगी? एनाफेज स्टेट में आपका जो ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर होता है ये स्प्लिट कर जाएगा। एक काइनेटोचोर ऊपर ले जाएगा एक क्रोमेटिड को, दूसरे काइनेटोचोर से जुड़े हुए फाइबर नीचे ले जाएंगे दूसरी क्रोमेटिड को, और इस तरीके से आपका जो एक क्रोमोसोम था जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड थी, दोनों अलग हो जाएंगी। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड ऊपर आ गई, एक क्रोमेटिड नीचे आ गई। ठीक है, ये स्टेज आपकी जब ये क्रोमेटिड डिवाइड सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाती है, ये स्टेज होती है भी एनाफेज। एनाफेज स्टेज आते ही अभी कौन डिवाइड करती है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के डिवाइड करते ही एक क्रोमेटिड ऊपर चली जाएगी और एक क्रोमेटिड कहां चली जाएगी? अभी नीचे। अब एक क्रोमेटिड के पास एक सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम का नंबर 1, यानी एक क्रोमोसोम से एक नीचे चली गई क्रोमेटिड और एक ऊपर, यानी कि एक क्रोमोसोम नीचे चला गया अब और एक ऊपर। यानी कि अब जो आपकी पहले जो वाला आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो चुका था जिसमें 2 क्रोमेटिड थी, अब एक क्रोमेटिड नीचे है और एक क्रोमेटिड ऊपर है। यानी जो पहले एक क्रोमोसोम था एक सेंट्रोमियर थी, अब उससे 2 सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर ऊपर बन जाएंगे भाई ऐसे और दूसरी सेंट्रोमियर नीचे, देख लो क्रोमोसोम के साथ। यानी अब एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 2। क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए एनाफेज में अगर किसी इनिशियल स्टेज में सेल साइकिल के नॉर्मली किसी सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है जैसे ह्यूमन में, बताइए एनाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? बताओ भाई, देख लो। अब एक क्रोमोसोम था जो पहले, अब 2 क्रोमोसोम में आ गया ना, तो इस स्टेज में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे एनाफेज की? 92 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे? 92 क्रोमोसोम। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए भाई, एनाफेज में 92 क्रोमोसोम। एनाफेज जब आएगा तब क्या होता है? जो आपकी सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ मुंह कर रखी होती है और जो आर्म्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, मतलब ये आपकी ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप क्रोमोसोम की शेप की स्टडी कर सकते हो। यानी वो कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की जिसके अंदर क्रोमोसोम की शेप की स्टडी कर सकते हो? आपकी क्या है भाई? एनाफेज। ठीक है, जो आपकी माइटोसिस फेज, जो आपकी एम फेज मेटाफेज होती है ये वाली फेज, इसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, ओके। एनाफेज में क्या होगा? जो आपकी शेप है वो क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो। अब सुनो भाई फिर से कहानी, मतलब प्रोफेज में एक्चुअल में जब आपका एस फेज इंटरफेज होता है उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे प्रोफेज आती जाएगी आगे बढ़ती जाएगी, मेटाफेज स्टार्ट होगी, जो आप क्रोमोसोम है वो कंडेंस, जो आप क्रोमेटिन है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे भाई। जैसे जैसे कंडेंस होना शुरू होंगे जो आप क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी इंटरफेज के बाद प्रोफेज स्टार्ट होती है, जो आपकी क्रोमेटिन है वो कंडेंस होनी शुरू हो जाती है। यानी एक्चुअल में अगर सेल नॉर्मल स्टेज में है तो उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटिन होता है। अब जैसे ही आपका प्रोफेज आएगा जो आपकी क्रोमोसोम होंगे, जो क्रोमेटिन होंगी
वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, जब क्रोमेटिन कंडेंस होती है तो क्रोमोसोम बनाती है, जब क्रोमोसोम आपके डीकंडेंस होंगे तो क्रोमेटिन बनाएंगे। ठीक है, जो आपकी क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो गए, प्रोफेज में क्रोमोसोम बनाने शुरू कर देगी। लेट फेज जब आपकी मेटाफेज आएगी तब तक आपका क्रोमोसोम अच्छे तरीके से बन चुका होगा, ये सिर्फ ध्यान कर लेगा। जो नॉर्मली सेल है इंटरफेज के दौरान तक क्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन की फॉर्म में होती है, ऐसे होती है भाई, यानी क्रोमोसोम आपके डीकंडेंस होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में। प्रोफेज आते ही क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो आपकी क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होती है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ कंडेंस कब होती है? क्रोमेटिन प्रोफेज में। ठीक है, मेटाफेज तक आपका क्रोमोसोम का शेप, जो आपका क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल हो जाता है। एनाफेज में आप इसकी शेप की स्टडी कर सकते हैं आसानी से। फिर आपकी टीलोफेज आती है भाई, देखिए एनाफेज में क्या आपके जो 40 के 40 क्रोमोसोम ऊपर पहुंच चुके हैं, 40 कहां पहुंच चुके हैं नीचे। ठीक है सर, अब ये जो 40 क्रोमोसोम ऊपर हैं इनके बाहर कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी भाई, नीचे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो क्या कहानी घटित होगी देखिए एक बार सुन लीजिए, यहाँ देख लीजिए। तो जो आपकी सेल थी ये आपकी ओवरऑल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है एक ऊपर वाले पोल की तरफ इकट्ठा बन गया न्यूक्लियस, एक नीचे बन गया। जो पहले आपका एक न्यूक्लियस था सेल में, अब वो 2 न्यूक्लियस बना लिए भाई। इसे कहते हैं कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। यानी कि जो एनाफेज में थे वो क्रोमोसोम यहाँ पे आए इकट्ठे हो गए। ठीक है, जैसे ही नई फेज स्टार्ट होगी टीलोफेज, तो टीलोफेज में आपके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी क्रोमोसोम के बाहर। और जो आपका क्रोमेटिन क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमेटिन बना लेंगे। अब किस फेज में क्रोमेटिन बनानी शुरू हो जाती है भाई? टीलोफेज में। और टीलोफेज में जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी टीलोफेज में, इसके साथ ही साथ जो आपकी ये एक सेल है जो आपका मान लो साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी साइटोप्लाज्म लगातार, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये वाली सेल भी लगातार डिवाइड होनी शुरू हो जाती है भाई। और इस तरीके से आपकी एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं? एक सेल ये और एक सेल ये, 2 सेल, अंदर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। अब आपके सारे ऑर्गन वापस रिफॉर्म हो जाते हैं। कहना मतलब जैसे टीलोफेज आता है तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम पहुंचेंगे वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे। क्रोमेटिन के बाद आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट होती जाएगी आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाएगा, और एक सेल जो पहले थी अब 2 सेल में बदल जाएगी, और हर एक सेल में 40 क्रोमोसोम यहाँ, 40 क्रोमोसोम यहाँ होंगे भाई। तो ये होता है भाई आपका क्या? माइटोसिस। ठीक है, तो एम फेज के बाद क्या होता है आपका? टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए भाई क्या कहानी देखिए। प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, गए, माइटोटिक अपैरेटस बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यस। जो आपकी क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बना लेगी, हाँ, और सेल ऑर्गन भी सीन नहीं होंगे। ठीक है, मेटाफेज आएगी। मेटाफेज में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कर सकते हो। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन होगी। मेटाफेज की खास खूबी क्या है? मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोचोर से। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे सेंट्रियोल से वो काइनेटोचोर, एक क्रोमोसोम के काइनेटोचोर से क्या हो जाएंगे अभी? अटैच। किससे अटैच हो जाएंगे? एक क्रोमोसोम के काइनेटोचोर से। किस स्टेज में? मेटाफेज में। मान लीजिए एक क्रोमोसोम, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड, एक काइनेटोचोर यहां, एक काइनेटोचोर यहां। मेटाफेज के एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ऐसे 40 क्रोमोसोम के साथ होगा, तो एक क्रोमोसोम नीचे, एक काइनेटोचोर यहां है, इसके साथ फाइबर जुड़ जाएगा, एक यहां है। ये आपके 2 काइनेटोचोर होते हैं एक सेंट्रोमियर के ऊपर। यहां से आसानी से आपके ये आपके स्पिंडल अपैरेटस जुड़ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे, जो बाद में सेंट्रोमियर को ब्रेक कर देंगे, और एक क्रोमोसोम जो है आपका अब 2 क्रोमोसोम की फॉर्मेट बनाने लग जाएगा। ये मैं बता चुका हूं कि अगर 2 सेंट्रोमियर होंगी तो क्रोमोसोम कितने काउंट होंगे? 2। यानी अब एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 2। यानी 40 क्रोमोसोम से कितने बन जाएंगे? 92। 40 ऊपर ले जाएंगे, 40 नीचे, 2 सेल बन गई 40 क्रोमोसोम के साथ। नेक्स्ट देखिए भाई, अब जैसे ही एनाफेज खत्म होता है भाई, एनाफेज के अंदर बताइए एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड होती हैं? 1। ठीक है, मेटाफेज के अंदर कितनी होती हैं? 2। प्रोफेज में कितनी होती है क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के साथ? 2। चलिए भाई, जो आपके सेंट्रोमियर है, मेटाफेज की बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोचोर से, ये मेटाफेज की खूबी है। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड करती है, किस फेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करती है? एनाफेज। एनाफेज में क्या डिवाइड करती है आपकी? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन सेल। सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए, पहले तो 40 थे, ये क्रोमोसोम आपकी सेंट्रोमियर कितनी थी? 40। अब स्प्लिट करिए सेंट्रोमियर तो 40 से 92 बन गई। ठीक है, तो आप क्रोमोसोम क्या जाते हैं? डबल। किस फेज में डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम? एनाफेज में।
डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, देखिएगा ये सेंट्रियोल है, यहां से ट्यूबुलिन प्रोटीन आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका डीपॉलीमराइजेशन मतलब ये पॉलीमर हो जाए, अब मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे छोटा होता जाएगा जो आपका ये वाला क्रोमोसोम अब ऊपर चला जाएगा, ऐसे सेंट्रोमियर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और क्रोमेटिड जो आपकी आर्म्स जो आपकी नीचे की तरफ, ये वाला चला जाएगा नीचे ऐसे, ये आपके ऊपर, ये एक पोल, ये इस तरफ सेंट्रियोल, ठीक है। जो आपके फाइबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, छोटे। डीपॉलीमराइजेशन होगा किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, तो आपका जो सेंट्रोमियर टूट जाएगी, पोल की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेज है एनाफेज फॉर शेप स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शेप की स्टडी कर सकते हो किसमें आप भाई, एनाफेज में। तो एनाफेज वो स्टेज है जिसके अंदर शेप की स्टडी होगी क्रोमोसोम की। अगला भाई टेलोफेज में क्या होगा, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज में आप क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाती है, टेलोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस डीकंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप जो आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगी, ये टेलोफेज की भी है। क्रोमोसोम आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी और क्रोमोसोम अब क्रोमेटिन के रूप में बन जाएंगे, और इस तरीके से आपका टेलोफेज समाप्त हो जाएगा। टेलोफेज के बाद आपका जैसे जैसे टेलोफेज समाप्त होगा, साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ हो जाएगा, और आपका देखिए भाई इसलिए एम फेज में दोनों को निपटा देते हैं, तो कार्योकाइनेसिस को भी और साइटोकाइनेसिस को भी, ये ध्यान दीजिएगा। कार्योकाइनेसिस जैसे जैसे कंप्लीट होगा, साइटोकाइनेसिस साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे टेलोफेज खत्म होगी, टेलोफेज के साथ कौन सिंक्रोनाइज होगा भाई, साइटोकाइनेसिस, और एक सेल से दो सेल बन जाएगी। यही प्रिंसिपल है माइटोसिस का कि एक सेल से दो सेल बनती है। कहां यूज होता है माइटोसिस, क्या खूबी है, क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का हमारे बॉडी के अंदर। मान लीजिए कहीं पे सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खोज लगी, कहीं पे नई सेल बनेंगी, हर सेल में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, बिल्कुल। जो आपकी माइटोसिस है वो सेल की मरम्मत, सेल की रिकवरी करने में हेल्प करती है, कौन, माइटोसिस। मान लीजिए आपकी 50 सेल नष्ट हो गई, तो अगली 50 सेल बनाने में कौन हेल्प करेगी, माइटोसिस। ये सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, ध्यान दीजिएगा। और माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल्स में होती हैं, जो आपकी जर्म सेल होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया, उनके अंदर होती है मियोसिस। पोलर मदर सेल में, पोलर मदर सेल जो होती है उसमें क्या होगी, मियोसिस। प्लांट की बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, माइक्रोस्पोर बनाएगी। मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनाएगी, फीमेल पार्ट जो होता है, दैट्स सिंपल। अगली बात सुनिए भाई, जो आपका अब इस तरीके से यहाँ पे आपका माइटोसिस क्या हो चुका है, कंप्लीट। क्या खूबी है माइटोसिस की, पहली सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जो नई डॉटर सेल बनेंगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी क्रोमोसोम का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है भाई। और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, माइटोसिस, ठीक है भाई। तो जो माइटोसिस है आपका सोमैटिक सेल्स में होते हैं बॉडी की, यानी हमारी बात करें तो हमारे टेस्टिस में, फीमेल के अंदर ओवरी में आपकी मियोसिस होगी जर्म सेल के अंदर, बस। बाकी इतनी बॉडी है, इन दोनों से छोड़ दो, टेस्टिस को और ओवरी को छोड़ दो, क्या होगा आपका, हर जगह क्या होगी, माइटोसिस। जर्म सेल में केवल मियोसिस होती है, ध्यान रखना। जर्म सेल में माइटोसिस भी होती है, पर जर्म सेल ही वो ऐसी सेल है जिनमें स्पेसिफिकली मियोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस भी होती है जर्म सेल में, पर स्पेशली जो मियोसिस होती है वो केवल जर्म सेल में होती है, बॉडी की अदर सेल्स में नहीं होती। एक सोमैटिक सेल्स होती है बॉडी में, एक होती है जर्म सेल। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है केवल, और जो जर्म सेल होती है इनमें माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई, अब बात करेंगे, माइटोसिस समाप्त हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किसकी, मियोसिस की। किसकी बात करेंगे, मियोसिस। देखिए भाई, और मियोसिस की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मियोसिस के अंदर भी सेम भाई सेल साइकिल है मियोसिस का, जिसमें क्या होगा, पहले इंटरफेज आएगा, फिर आपका मियोसिस 1 आएगा। सुनिएगा क्या कहानी होगी मियोसिस के अंदर। जो आपका इंटरफेज होगा वो सेम टू सेम यही कहानी होगी भाई, इंटरफेज की मियोसिस में भी। तो ये इंटरफेज को मैं हटा रहा हूं, सेम टू सेम मियोसिस के अंदर इंटरफेज हो गया, ठीक है। सुनिएगा कैसे चलता है मियोसिस। जो आपका कंप्लीट मियोसिस है इसकी बात बताता हूं भाई, क्या होता है मियोसिस सेल साइकिल के दौरान। जब आपका मियोसिस होगा तो जो आपकी एक सेल से पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। पहले मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनेंगी, फिर आपके अगले मियोसिस में मियोसिस 2 में 2 सेल बने, उससे 4 सेल। सुनिएगा भाई, मियोसिस किसके इक्विवेलेंट है, सुनिए। जो मियोसिस है वो इक्वल होता है, पहली बात इंटरफेज के, प्लस इंटरफेज के बाद होगा मियोसिस 1, ठीक है। फिर इंटरकाइनेसिस आएगा, एक टर्म इंटरकाइनेसिस, क्योंकि आप हमें पता है भाई एम फेज के दौरान आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाता है, यानी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन कार्योकाइनेसिस कहलाता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इंटरकाइनेसिस फिर आपका आता है M2 मियोसिस 2। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी मियोसिस समाप्त हो जाती है ऐसे। सबसे पहले इंटरफेज आ गया, G1 की कहानी पढ़ चुके हैं, S की कहानी पढ़ चुके हैं, G2 पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर मियोसिस 1 आएगा। मियोसिस 1 में सबसे पहले जो वही 5-4 फेज होंगी, प्रोफेज 1,
प्रोफेज 1 से आएगी मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 से आएगी एनाफेज 1, एनाफेज 1 से आएगी टीलोफेज 1। पर हर एक स्टेज की अपनी कहानी है। बीच में थोड़ा समय मिलेगा सेल को अपने मियोसिस 2 करने के लिए, इंटरकाइनेसिस कहेंगे उस फेज को, दो मियोसिस के बीच का फेज क्या कहलाता है इंटरकाइनेसिस। फिर आपका जो मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, मियोसिस 2 की जो पहली फेज होती है उसे कहते हैं प्रोफेज 2, दूसरी स्टेज होती है मेटाफेज 2, तीसरी स्टेज होती है आपकी एनाफेज 2 और चौथी स्टेज होती है आपकी टीलोफेज 2। टीलोफेज में कंप्लीट कार्योकाइनेसिस हो जाएगा, फिर आपके साथ के साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएंगे। सुनिए भाई, बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए आपकी एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम 46, और ये क्या है आपकी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो भाई मियोसिस होती है। तो ये आपकी जो स्पर्मेटोगोनिया है ये पहले बनाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होती है, जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है ये वो स्पर्मेटोगोनिया है जो डिवीजन में आएंगी। हर स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन में नहीं आती, और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है, अब जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो फर्दर मियोसिस करेगी, यानी वो जर्म सेल जो मियोसिस करेगी उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम। और ये आपकी क्या करेगी, अब ग्रोथ करेगी, इंटरफेज में आएगी, G1 होगा, डुप्लीकेशन करेगा, क्रोमोसोम G2 आएगा। यानी क्या कहानी हुई, G1 में सेल ऑर्गेनल बढ़ गए, S में आपके जो 40 क्रोमोसोम थे जिनके पास एक क्रोमेटिड थी, एक क्रोमोसोम के पास, S फेज में आते ही जैसे ही S फेज आया जो आपके 40 क्रोमोसोम तो 40 रहे, पर एक क्रोमोसोम के पास अब 2 क्रोमेटिड थी। ठीक है भाई, और हमें इस बात का पता है जो 40 क्रोमोसोम है इनमें से 23 फादर से आए हैं, 23 मदर से, यानी हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। समझिए ध्यान से, 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। ठीक है, जो आपके 23 क्रोमोसोम मदर से आए हैं, 23 फादर से आए हैं, इनका जो हर पेयर क्रोमोसोम का बनेगा 23 पेयर बनेंगे। जैसे मान लो पहला क्रोमोसोम फादर से, पहला क्रोमोसोम मदर से, दूसरा क्रोमोसोम फादर से, दूसरा मदर से, तीसरा क्रोमोसोम फादर से, तीसरा क्रोमोसोम मदर से। ठीक है, तो ये जो आपका पहला पेयर है, पहले क्रोमोसोम का पेयर, इसे कहते हैं होमोलोगस पेयर। ठीक है, जब ये आपका होमोलोगस पेयर होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर यहां आपकी 2 क्रोमेटिड होंगी, और ये आपका एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ और एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ। ठीक है, ये वाला मदर से मान लो ये किससे बन गया, फादर। 23 पेयर होंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। कहानी कब की है, जब एस फेज हो चुका है स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में आपका एस फेज हो गया। बोलो भी समझ आ रहा है क्या कुछ, क्या हुआ, जो आपके 40 क्रोमोसोम है, 40 पेयर के रूप में ले, 23 पेयर किससे आएंगे, मैं एक ही क्रोमोसोम से काम चला रहा हूं सभी का। 23 पेयर होंगे, 40 क्रोमोसोम हो गए, 23 आए हैं क्रोमोसोम मदर से, 23 आए हैं फादर से। ठीक है, और ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। पहला क्रोमोसोम का मदर से, पहला क्रोमोसोम फादर से, क्या बनाएगा भाई आपका होमोलोगस पेयर। ठीक है, होमोलोगस पेयर में जो आपकी जो क्रोमेटिड हैं ये कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इन्हें क्या कहते हैं भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। और जो आपके दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये मदर से आया हुआ है, फादर से आया हुआ। जो मदर का क्रोमोसोम है जो डुप्लीकेट कर चुका है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। फादर का क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट कर चुका है जिसमें 2 क्रोमेटिड हैं, इन्हें भी क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। पर मदर की जो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम की, मदर के क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, फादर के क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होती है सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और जो अलग अलग क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होती है क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये कहानी है भाई एस फेज में। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कि 40 23 के 23 पेयर किसमें जाएंगे, G2 में। आपसे अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ सकते हैं। अगर मैं G1 की बात करूं तो G1 में आपके 40 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में आपकी एक क्रोमेटिड है। जैसे ही S आएगा क्रोमोसोम 40 ही रहेंगे नंबर में, पर अब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगी। ठीक है, यानी कि S के अंदर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, G1 में नंबर 40, अमाउंट मैंने मान लिया 10 पिकोग्राम है। S में नंबर रहेंगे 40 ही, पर अमाउंट डबल हो जाती है, 20 पिकोग्राम हो जाएगी। G2 में नंबर रहेंगे 40 और अमाउंट रहेगी कितनी, 20 पिकोग्राम। इसके बाद स्टार्ट होगा भाई प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की कहानी हुई। प्रोफेज 1 में आपके क्या होगा, प्रोफेज 1 में
जो आपका क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। फिर आपके मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे 46 के 46 क्रोमोसोम। अब जैसे ही एनाफेज 1 आएगा, इसके अंदर क्या खास बात होगी, मतलब 46 जो क्रोमोसोम इकट्ठे हुए थे उनमें 23 ऊपर आ जाएंगे और 23 कहां जाएंगे, नीचे, जब मियोसिस हो रही होगी। तो 23 ऊपर आ जाएंगे, 23 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि प्रोफेज 1 में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है सब न्यूक्लियर का कंटेंट, ठीक है। 23 क्रोमोसोम ऊपर, 23 क्रोमोसोम नीचे, ठीक है। अब 23 ऊपर ले जाएंगे, 23 नीचे, एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या हुआ, 23 या तो फादर से या मदर वाले ऊपर चले जाएंगे, अगले 23 मान लो ये मदर वाले ऊपर चले गए, फादर वाले नीचे। ये क्या कह रहे हो आप, अरे पोल की तरफ जाएंगे ना, जो हमने देखा था। अब की बार यहाँ पे तो देखिए माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, 46 ऊपर जाते 46 नीचे जाएंगे। और मियोसिस 1 में क्या होगा, 23 पेयर, ऐसे से 23, जिसके अंदर एक पेयर एक क्रोमोसोम में, ऐसे 23 क्रोमोसोम, पेयर नहीं 23 क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे और 23 क्रोमोसोम नीचे। और हर क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड होंगी भाई, 2, ठीक है। ये एनाफेज की कहानी। फिर क्या होगा, ये जो आपकी एक सेल थी स्टार्टिंग से आ रही थी, अब इस सेल के अंदर जो कुछ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम ऊपर पहुंच चुके हैं और 23 क्रोमोसोम नीचे। अब टीलोफेज आएगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जो आपके क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर वापस क्रोमेटिन बना लेंगे, साथ के साथ आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस में। खास बात जो आपकी यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया थी अब कन्वर्ट हो चुकी है 2 सेल, जिन्हें हम कहते हैं भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, अब क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी इसके अंदर इस सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, ठीक है भाई। ये जो 23 क्रोमोसोम है इनमें हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है। कितनी क्रोमेटिड है भाई, 2, सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई। ऐसे ही दूसरी सेल में भी 23 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड है, 2। समझ रहे हो, बिल्कुल। यानी क्या हो चुका है मियोसिस 1 के दौरान, मियोसिस 1 के दौरान एक जो सेल आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो डिवाइड करके 2 सेल्स, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 नंबर में बना चुकी हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनेंगी भी, 2, और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है, 2, पर एक क्रोमोसोम के बाद क्रोमेटिड कितनी है, 2। और कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, 2 ग्राम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास 46 क्रोमोसोम, ठीक है। मियोसिस 1 हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, 23 क्रोम इस पे, 23 क्रोमोसोम इस पे, ठीक है। और एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितनी होंगी, 2। डन। अब भाई फर्दर इसके बाद अब क्या होगा, इंटरकाइनेसिस, थोड़ा समय मिलेगा इन दोनों सेल्स को। अब ये वाली सेल जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23, और एक क्रोमोसोम में कितने क्या है भाई, 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। अगेन क्या रिपीट होगा, मियोसिस 2, तो क्या आएगा अगेन, प्रोफेज 2, सेम एज माइटोसिस, बस 23 क्रोमोसोम है अब, या तो फादर वाले या मदर वाले। अगर इस सेल में फादर वाले 23 क्रोमोसोम होंगे तो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, हमें पता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, 23 के 23 क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, मेटाफेज में 23 क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं इस एक सेल की कहानी बता दूं आपको, एक सेल की कहानी बता रहा हूं, जो दूसरी सेल है सेम की सेम यही कहानी इसमें होगी। तो क्या होगा, जो 23 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमेटिड है, यहाँ पे 40 क्रोमेटिड है 23 क्रोमोसोम के पास। तो अब जो आपका मेटाफेज 2 आएगा, इसमें जो 23 के 23 हैं इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, ठीक है सर। फिर आपके जो मेटाफेज प्लेट बना के यहाँ से आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है, वही कहानी में जो यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, इंटरकाइनेसिस होता है, ये कह सकते हो आप। तो क्या होगा, 23 क्रोमेटिड, अभी आपकी जो क्रोमेटिड है क्या होगी, डिसइंटीग्रेट, टूटेगी, स्प्लिट करेगी। जो आपकी यहाँ पे सेंट्रोमियर है जिससे 2 क्रोमेटिड जुड़ी हुई है, ये क्या करेगी, स्प्लिट करेगी। किस फेज में, एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में आपकी जो सेंट्रोमियर है स्प्लिट करेगी, जिससे आपके 23 ऊपर चले जाएंगी क्रोमेटिड और 23 क्रोमेटिड नीचे। अब मुझे पता है हर क्रोमेटिड के पास एक सेंट्रोमियर, तो ये 23 क्रोमोसोम ये बन जाएंगे, 23 क्रोमोसोम ये। जैसे ही एनाफेज 2 में आपके 23 क्रोमोसोम यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछते हैं सेंट्रोमियर कब स्प्लिट करती है, एनाफेज 2 में मियोसिस के दौरान, ध्यान रखिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, एनाफेज 1 में। अभी बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो आपको ये समझा रहा था, एक बार और पेज से पढ़ाऊंगा और ठीक हो जाएगा और समझ में आ जाएगा आपको, लगातार बने रहिए वीडियो में। तो 23 क्रोमेटिड ऊपर, 23 क्रोमेटिड नीचे। अब ये सेल भाई फिर टेलोफेज 2 आएगी, क्रोमेटिड जो आप 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए क्रोमेटिड की फॉर्म में, 23 नीचे, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम बन चुका है, बिल्कुल, क्योंकि एक सेंट्रोमियर होगी तो एक क्रोमोसोम कहलाएगा, वही कहानी सेम टू सेम। यहाँ पे बस 46 थे नंबर, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 23 के बाद अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी टेलोफेज के अंदर, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो गए, आपकी क्रोमेटिन बना लेंगे,
ठीक है। अब यहाँ से फिर से 2 सेल बनेंगी, एक सेल और एक दूसरी सेल, 23 इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 इसमें, सेम टू सेम ये कहानी होगी इसी के अंदर, ये मेटाफेज 2 रिपीट होगा, 23 यहाँ, 23 यहाँ, 23 यहाँ। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, मियोसिस 2 के एंड पे 4 सेल बन चुकी होंगी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अगर स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो क्या कहेंगे इनको, स्पर्मेटिड। तो 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगी, यही थी भी स्पर्मेटोजेनेसिस। मियोसिस में समझा दी मैंने आपको, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस समझा दिया मियोसिस को इंडिकेट करते हुए। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल सर, ये कहानी है भाई। धीमे धीमे वीडियो को ना साथ के साथ बनाइए, तब समझ में आ जाएगा आपको, और 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, क्लियर कट हो जाएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो क्या कहानी हुई भाई, इस तरीके से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ ली और मियोसिस भी पढ़ ली। क्या हुआ, पहले मेरे पास एक सेल थी, ठीक है, वो आपके इंटरफेज में गई, ठीक है, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, 40 क्रोमोसोम थे, हर एक के पास कितनी क्रोमेटिड थी, 2, डुप्लीकेशन होने के बाद। G2 में 40 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड एक के पास 2। प्रोफेज बनाया, मेटाफेज बनाया, एनाफेज बनाया, टीलोफेज बनाया, ठीक है। प्रोफेज 1 में सारी का रिपीट हुई, ठीक है। एनाफेज 1 में 23 अलग हो गई, 23 अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई चारों तरफ, साइटोप्लाज्म हो गया, एक सेल से 2 बन गई, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, कितनी, 2, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कुछ समय लेगी इंटरकाइनेसिस, जिसके दौरान आपका सेंट्रियोल से डिवाइड कर जाएगा। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है भाई, 23, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। अब आपकी क्या होगी, प्रोफेज 1 आएगा, प्रोफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, जो आपकी सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगी, 23 ऊपर 23 नीचे। अब एक क्रोमेटिड के पास एक सेंट्रोमियर है, तो एक क्रोमोसोम कहेंगे उसको, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम ऊपर 23 क्रोमोसोम नीचे, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेल बनाएंगी, हर एक में 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। दूसरी वाली भी 2 बना लेगी। तो ओवरऑल आपकी हम बात करूं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन चुकी हैं। कहानी सुन लो भाई, क्या है, 40 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 23। यहाँ पे जब एस के बाद की बात करूं, जो आपके अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी थी, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे G1 में 10 पिकोग्राम है तो G2 में कितनी हो जाएगी, एस में कितनी हो जाएगी, एस के बाद कितनी हो जाएगी भाई, 20 पिकोग्राम, ठीक है। तो बताइए जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनी उसमें क्रोमोसोम डीएनए की अमाउंट कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, 20 पिकोग्राम है, 4 में बन गई ना भी। यही सेल जिसके पास 20 पिकोग्राम थी स्टार्टिंग में डीएनए की अमाउंट, अब कितनी बच गई, 4 सेल में डिवाइड हो गया, 4 से भाग कर दो, कितनी आ जाएगी भाई, 20 भाई में 4, 5 पिकोग्राम। अब एक सेल के पास डीएनए कितना है, 5 पिकोग्राम। तो ये कहानी थी भाई आपके मियोसिस की, जिसके अंदर क्या परिणाम मिला, क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। मतलब जो आपकी डिप्लॉयड सेल थी जिसमें 2 जीनोम के सेट थे, 23 क्रोमोसोम का एक जीनोम होता है, या तो फादर से मिलेगा या मदर से मिलेगा। ये 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, ठीक है, आपका होमोलोगस सेट बनाता है। इसमें एक जीनोम का ये सेट 23 का, दूसरा जीनोम का सेट 23 का, ठीक है। 40 क्रोमोसोम है, 40 क्रोमोसोम, और हम कह रहे हैं इस सेल को डिप्लॉयड, ठीक है। जैसे मियोसिस होगी आपको 40 की बजाय एक सेल में 23 मिल रहे हैं, और हमें सेल कितनी मिल रही है, 4, ठीक है भाई। 4 क्या मिल रही है हमें, सेल मिल रही है। इस तरीके से आपका जो मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड 2n सेल को हैप्लॉयड सेल में बदलता है। 2n को किस में बदलता है भाई, हैप्लॉयड में। तो ये कहानी घटित होती है, यानी कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में बदल देंगे। ऐसे ही यूनिजेनेसिस होगी, ओवम बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनेगा, oogenesis से ओवम बनेगा। तो 23 ये स्पर्म के और 23 ही किसके, ओवम के। ओ भाई, तो भाई आपकी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगी, कितनी बनेंगी, 4 स्पर्मेटिड, और हर एक के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो डिप्लॉयड सेल होती है वो हैप्लॉयड में मिल जाएगी, ठीक है, मेल के अंदर भी और फीमेल में भी। फिर दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, ठीक है। तो यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल में होता है, oogenesis ह्यूमन फीमेल में होती है। दोनों इंसेमिनेशन करते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म एंड ओवम आते हैं और मिल जाते हैं। जैसे स्पर्म ओवम आके मिलेंगे तो जाइगोट बनेगी, जो डिप्लॉयड है वापस प्लॉयडी क्या हो जाएगी भाई, मेंटेन हो जाएगी। किसकी सहायता से, रिप्रोडक्शन की सहायता से, मियोसिस की सहायता से। इंडिविजुअल में मियोसिस होगी, जैसे मेल के अंदर मियोसिस हुई, ठीक है, मान लो मेरे अंदर मियोसिस हुई, स्पर्म्स बन गए स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटिड से फर्दर स्पर्म बन जाएंगे। ये स्पर्म मेल के और वहां से ओवम फीमेल का, ठीक है, दोनों हैप्लॉयड है, दोनों जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगी। जाइगोट से फिर पूरा इंडिविजुअल हम बने हुए हैं, जैसे हम डिप्लॉयड है, बिल्कुल।
हमारे जर्म सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड, जो दूसरे फीमेल के ओवम के साथ जुड़ेगी। जो ओवम होता है oogenesis से बनता है, प्राइमरी oocyte से फिर सेकेंडरी oocyte बनेगी, सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा? ओवम बन जाएगा। ठीक है, एक ही ओवम बनता है फीमेल में, हालांकि ध्यान रखिएगा। जो अगर मेल का पार्ट है, दोनों में प्लांट की बात कर लें या भाई एनिमल्स की बात कर लें, जो एनिमल्स के अंदर मेल पार्ट जो होता है उसमें 4 सेल बनती है मियोसिस के परिणाम स्वरूप। 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन में एक पोलन मदर सेल से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 ही आपके स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अगर मैं oogenesis की बात करूं तो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान एक ही फंक्शनल मियोसिस होगी मेगास्पोर मदर सेल में, पर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। ऐसे ही भाई जो आपकी oogenesis होगी ह्यूमन फीमेल में, एक प्राइमरी oocyte से केवल आपका एक ही ओवम बनेगा, फाइनली 3 क्या हो जाते हैं? डिजनरेट। समझ रहे हो नहीं? नोट इट वेरी केयरफुली। सुनिए भाई, अब क्या बात है, जो आपका प्रोफेज 1 की बात करेंगे हम। मियोसिस के इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस में प्रोफेज 1 पे आए। सुनिए, प्रोफेज के अंदर फर्दर 5 सब फेज होती हैं। कितनी फेज होती हैं भाई? 5 सब फेज होती है किसमें? प्रोफेज में। कितनी सब फेज होती है प्रोफेज के अंदर? 5 सब फेजेज होते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। तो 5 सब फेजेज कौन कौन सी है ये आपसे जनरली पूछ लेते हैं। मतलब पहली है और इनकी घटनाएं पूछी जाती हैं। सुनिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं इसमें। मतलब पहली फेज है प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटिन, चौथी होती है डिप्लोटीन और पांचवी होती है डायकाइनेसिस। इन पांचों की घटनाएं सुनिए क्या क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जो आपकी लेप्टोटीन होती है पहली फेज, इसे बोकेट स्टेज भी कहते हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रियोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यानी जो क्रोमेटिड होती है वो कहां होती है? सेंट्रियोल की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपकी एनाफेज आती है ना, उसमें चेंज हो जाता है, सेंट्रोमियर होती है पोल की तरफ। पर जब आपकी लेप्टोटीन स्टेज होती है, जहां पे क्रोमेटिड्स होती हैं, इनकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? पोल की तरफ होती है। ठीक है, क्लियर कट, इतनी बात नहीं पूछा है कोई। लेप्टोटीन है, ये आपकी लॉन्गेस्ट फेज है, थिनेस्ट फेज है, सुनिए फेज नहीं है, सॉरी। जो आपकी लेप्टोटीन होती है ये बोक्यूट स्टेज भी कहते हैं इसको। लेप्टोटीन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो लॉन्गेस्ट, लंबे भी होते हैं और पतले होते हैं। क्रोमोसोम की खूबी है लेप्टोटीन के दौरान, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोसोम मियोसिस के किस फेज में होते हैं? लेप्टोटीन में। नेक्स्ट, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रही होती है, कंडेंस होकर क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगी। प्रोफेज की कहानी चल रही है जिसके अंदर जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, उससे पहले जो आपके क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में बदलेगी। प्रोफेज 1 में क्या होगा? क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होंगी। पर अब प्रोफेज 1 के अंदर ये 5 सब फेजेज में होता है। पहली लेप्टोटीन जिसे बोकेट स्टेज कहते हैं, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोसोम इसी में पाए जाते हैं। दूसरी होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन की क्या खास बात है भाई? सिनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे तो सिनेप्सिस होगा। ठीक है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब पास पास आएंगे तो देखिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपका एक्स से होता है एक प्रकार से देखा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ये जिनके पास 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है भाई, अच्छे से क्या हुआ देखिए, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम पास पास आ जाएंगे, इसे कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और ये बायोलेंट, नंबर में एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, कितने हो गए? 2 बायोलेंट होता है। और टेट्राड, इसमें 4 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड होते हैं। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसे हम टेट्राड कहते हैं क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड होती हैं, और जो ये बायोलेंट होता है क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनता है? जाइगोटीन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है? जाइगोटीन। अगला भाई, अगली स्टेज होती है तीसरी, पेकाइटिन। जो आपका बायोलेंट होता है ना, जाइगोटीन में क्लियरली दिखता नहीं, जैसे पेकाइटिन आती है ये बायोलेंट क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, थिक थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम बनती है और सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर। मतलब जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड है ये भी तभी अपीयर होती है, मैंने आपको पहले बना के दिखा दी थी। बोले जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड होती है ना ये, मतलब ये आपकी पेकाइटिन में अपीयर होती है। ठीक है, थिक हो जाती हैं ये बिल्कुल। थिनेस्ट किस में पाए जाते हैं? लॉन्गेस्ट थिनेस्ट लेप्टोटीन में। बोले ये क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। कौन? क्रोमेटिड क्या हो जाएंगी? थिक। किस स्टेज में भाई? पेकाइटिन में। अब क्या होगा? जब ये आपस में पास पास आएंगे तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे भी एक दूसरे के साथ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पेकाइटिन स्टेज में ये जीन कुछ इसके पास चले जाएंगे, कुछ जीन इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, यानी आप ये समझ लीजिए जो फ्रेगमेंट है ये थोड़े थोड़े एक्सचेंज हो जाएंगे। इन एक्सचेंज होने के कारण ही फ्रेगमेंट
जो आपकी मियोसिस होती है, और मियोसिस भाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होती है मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जब पेकाइटिन के ये क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, जो मदर वाला है वो फादर के साथ एक्सचेंज हो गया हमारे अंदर, यानी कि जो आपके पेकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोम थे वो क्या कर लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ जीन्स का। अगर जीन्स का एक्सचेंज हो गया तो वेरिएशंस आएंगी। तो पेकाइटिन स्टेज जिम्मेदार होती है मियोसिस के अंदर वेरिएशंस लाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। रिकम्बिनेज एंजाइम टेक पार्ट होता है इस दौरान, जब ये एक्सचेंज होता है तो इसमें एक्सचेंज करवाने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसे कहते हैं रिकम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, जेनेटिक विभिन्नता इसी कारण आती है। रिकम्बिनेशन होता है एंड एट ऑफ द पेकाइटिन। जो रिकम्बिनेशन का एंड कब होता है, जब ये आपस में एक्सचेंज, जब पेकाइटिन स्टेज खत्म होती है तभी आपका रिकम्बिनेशन समाप्त हो चुका होता है। क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज में होती है, रिकम्बिनेशन पेकाइटिन स्टेज में होता है। और खास बात, वेरिएशंस लाने के लिए जिम्मेदार पेकाइटिन होती है। रिकम्बिनेज एंजाइम पेकाइटिन में टेक पार्ट करता है। क्लियर भाई। अगली स्टेज होती है डिप्लोटिन, जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में, यहां पे आके डिप्लोटिन स्टेज में आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। ठीक, सिनेप्सिस खत्म हो जाएगा। भाई फिर क्या होगा, ये क्रोमोसोम एक दूसरे कैसे आ जाएंगे पास पास, टिक 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 ऐसे। ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम, समझ रहे हो। इसे कहते हैं क्या, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अब एक प्रकार से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं भाई, देखिए चीजमाटा। एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम का, यानी दो क्रोमोसोम, ये मान लीजिए एक ऐसे है दूसरा भी ऐसे हो जाता है, इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एक क्रोमोसोम आगे दूसरे के पीछे, इसे क्या कहते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे कहते हैं चाइजमाटा। चाइजमाटा, चीजमाटा कौन सी स्टेज में बनता है, डिप्लोटिन में बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिप्लोटिन है इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व होता है, डिजोल्यूशन समाप्त हो जाता है, बायोवेलेंट सेपरेशन में आ जाता है, अलग अलग हो जाते हैं बायोवेलेंट। देखिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ले आ जाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं चाइजमाटा। ठीक है, बन गए। अब खास बात सुनिए भाई, तो ह्यूमन फीमेल होती है, उसकी जो oocyte होती है वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। जब oocyte, ध्यान दीजिए, जो फीमेल बेबी यानी कि एक लड़की है वो अभी वोम्ब यूट्रस में ही है, जन्म नहीं लिया है उसने, जो आपकी उगोनिया है ना वो जन्म से पहले तक ही बनती हैं, उस जन्म के बाद कोई उगोनिया नहीं बनती नई फीमेल में। ठीक है, और जितनी भी उगोनिया है वो जब डिवीजन करती हैं, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है यूट्रस के अंदर ही, जब जो लड़की है वो पेट में ही होती है तभी, समझ रहे हो देसी भाषा में, तभी आपकी मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। और जो आपकी मियोसिस है, ये मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 की फेज डिप्लोटिन है उसमें आके अरेस्ट हो जाती है हमारी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte डिप्लोटिन फेज में आके अरेस्ट हो जाती हैं जन्म से पहले ही फीमेल गर्ल लड़की के अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे लड़की ग्रोथ करेगी वो 10-12 सब जन्म ले लेगी, उसके 12 साल तक होगी, तब 12 साल की करीब करीब अप्रोक्सीमेट एज में आने के बाद जो आपकी जो प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज से फर्दर आगे मूव करेगी, बढ़ेगी नई स्टेज डायकाइनेसिस में, फिर मेटाफेज 1 में, फिर एनाफेज 1 में, फिर टीलोफेज 1 में, फिर फर्दर ऐसे मूव करेगी। ठीक है, फिर जैसे ही आपके जो, क्योंकि भाई जैसे प्यूबर्टी आएगी 12 से 13 साल की एज आएगी, जो आपके हार्मोन है LH एंड FSH वो वर्क करेंगे और इसको निकाल देंगे कहां से, डिप्लोटिन स्टेज में। तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए जो आपकी डिप्लोटिन स्टेज है इसमें oocytes आके अरेस्ट होती हैं, oocytes आपकी कौन सी स्टेज में आके अरेस्ट होती हैं मियोसिस की, दैट इज डिप्लोटिन, प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज। कुछ वर्टेब्रेट्स में, जैसे हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, मैमल्स जो हैं उनमें, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, लास्ट स्टेज अभी डाइकाइनेसिस, जो आपके यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चीजमाटा पूछते हैं कौन सी स्टेज में होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चीजमाटा अकर इन डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। अब प्रोफेज 1 की स्टेज है ना, ये 5 स्टेज होती है प्रोफेज 1 में, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो भाई हमें पता है प्रोफेज 1 में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है, क्लियर है, क्रोमोसोम सारे के सारे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, जो क्रोमेटिन है इस प्रोफेज 1 के दौरान फुल्ली कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगी, मियोटिक स्पिंडल बनेगा, न्यूक्लियोलस डिस्पीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन कर जाएगा और चीजमाटा ओपन हो जाएंगे जिप लाइक मैनर में, क्योंकि बहुत सारे चीजमाटा बनेंगे, जैसे हमारी चैन खुलती है ना, जिप खोलते हैं हम, ऐसे ऐसे आपके चीजमाटा भी अलग होते जाएंगे।
समझ रहे हो? बिल्कुल सर। तो ये होगा भी डायकाइनेसिस में, जो कि प्रोफेज 1 की स्टेज होती है। इस तरीके से आपके जो 40 क्रोमोसोम हैं, जिनमें से 23 यानी 40 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, वो प्रोफेज 1 के अंदर हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर आपस में एक्सचेंज कर लेता है, इन 500 स्टेजेस में से होकर गुजरता है। पर काइटिन में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हो जाता है। ठीक है सर। अब आती है भी मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा, सारे के सारे मेटाफेज प्लेट में मेटाफेज 1 में सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनेगी, पर 23 ऊपर होंगे 23 नीचे। ठीक है। एनाफेज 1 में 23 होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर, 23 वाले नीचे। जो पेयर था होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसमें से 23 ऊपर 23 नीचे। एनाफेज 1 कंप्लीट। ध्यान रखिए, एनाफेज 1 में आपके 40 क्रोमोसोम ही होते हैं, पर एनाफेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। जो आपकी टीलोफेज 1 होती है, फिर आएगा 23 ऊपर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, साइटोप्लाज्म अलग, एक सेल 2 में कन्वर्ट होगी। मियोसिस 1 कंप्लीट। इंटरकाइनेसिस होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगी क्या, प्रोफेज 2, एग्जैक्ट माइटोसिस जैसी, बस क्रोमोसोम 23 है सेल में। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से टूटेगा, जो बन गया था टीलोफेज 1 के दौरान। साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में आ गए 23 क्रोमोसोम। ठीक है। मेटाफेज में साइटोप्लाज्म में आ गए, मेटाफेज प्लेट बन गई। ठीक है। मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में 23 अब सेंट्रोमियर अब स्प्लिट करेगी। 23 क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर थी ना, जिसके हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है जो एक सेंट्रोमियर जुड़े हुए हैं, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है और एक एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है, बिल्कुल, और एक एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है। ध्यान दीजिएगा। तो एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर क्या कर जाएंगे, स्प्लिट। 23 अगेन ऊपर, 23 नीचे, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, फर्दर 23 क्रोमोसोम रखने वाली, इससे भी 2 सेल बन जाएंगे 23। तो आपकी एक सेल से कितने बन गई, प्राइमरी साइड से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। पर ओ साइड से जब बनाओगे तो एक ही बनेगी फाइनली। 3 एक पोलर बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है, यहाँ पे एक पोलर बॉडी खत्म हो जाती है, खत्म। ये तो मतलब आधा पड़ा खत्म हो गया, पोलर बॉडी डिवाइड करें ना करें, 2 बना ली। ठीक है। फिर जब ये 23 डिवाइड करती है तो फिर से एक आपकी क्या बन जाती है, ओ साइड। अब तो ओम बन जाता है एक, और एक क्या बन जाती है, पोलर बॉडी। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका मियोसिस 2 समाप्त हो जाता है। सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई आगे क्या कहानी है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट, हम बात करें अभी मियोसिस किस में पढ़ा रहा हूं आपको, बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, बाइवेलेंट इक्वेटर पे आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। जब बाइवेलेंट भी इक्वेटर पे आते हैं ना, मेटाफेज 1 के इन बाइवेलेंट के इकट्ठा होने को हम कहते हैं कन्ग्रेशन। क्या कहते हैं, कन्ग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर अपीयर, और 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होगा, सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बताइए होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में अलग होते हैं, 23 ऊपर मदर वाले 23, फादर वाले 23 अलग हो जाते हैं। किस स्टेज में अलग हो जाते हैं, आपके एनाफेज 1 में। सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन एनाफेज 1, पर सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड इन एनाफेज 1, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज अभी टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में आपको सीधी सी बात है, डायड ऑफ सेल कहते हैं, 2 सेल दिखाई देंगे एक ही सेल में, तो डायड ऑफ सेल बनेंगी टीलोफेज 1 में। हैविंग 2 क्रोमेटिड इन ए क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगी, इसीलिए टर्म इस्तेमाल कर दी डायड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हों। टीलोफेज 1 में 2 सेल दिखती है प्रकार से आपको। ठीक है। 2 हैप्लोइड सेल बन जाएंगी, जो उनकी प्लोइडी क्या होगी, एन। ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 क्रोमोसोम होंगे प्लोइडी एन हो जाएगी, ये डिप्लोइड थी एन, 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 और ये भी क्या हुई, एन। ठीक है। टीलोफेज 1 आ गया समाप्त। इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, इन विच मेटाफेज 2 की प्रिपरेशन होगी। डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती इंटरकाइनेसिस में, खास बात, इंटरकाइनेसिस में डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती, इंटरफेज में होती है डीएनए की रिप्लिकेशन, वो भी एस फेज के दौरान। ठीक है। अगला भाई प्रोफेज 2 होगा, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सेम टू सेम होगा एनाफेज के, माइटोसिस के जैसा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 में 40 क्रोमोसोम से 23 बन जाते हैं, हम इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जो आपको मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। ऐसा डिवीजन कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब प्लोइडी लेवल 40 क्रोमोसोम से 23 आ जाते हैं, 2n से कितनी बन जाती है सेल, n। पर जब आपका मेटाफेज जो आपका मियोसिस 2 होता है, इसमें n से क्या बनती है, n ही बनती है। ये होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, और हम माइटोसिस को भी इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके। तो आपका जो मेटाफेज जो आपका मियोसिस 2 है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि सेम होता है माइटोसिस जैसा। तो ये सारा माइटोसिस जैसा सेम है, पर क्या अलग बात है, इसमें 23 क्रोमोसोम ही होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, और एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे, ध्यान दीजिएगा।
बट इन दिस ओनली वन पेरेंट, या तो एक और खास बात, या तो फादर के 23 होंगे या मदर के 23 होंगे। और भाई आपके इक्वेशनल डिवीजन के दौरान ये आपकी क्रोमेटिड सेपरेट होती है एनाफेज 2 में, ध्यान रखिएगा। अगला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इस तरीके से आपका मियोसिस समाप्त हो गया, माइटोसिस समाप्त हो गया। सिग्निफिकेंस समझ लिया आपने, सेल साइकिल हो गया भी हमारा, ठीक है। यानी कि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस समझ ली, oogenesis समझ ली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ ली, मेगास्पोरोजेनेसिस समझ ली, एक ही कहानी, समझ रहे हो। मियोसिस पे बेस्ड है सबके सब, प्लांट्स भी और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया हमने। अगला भाई 21वां पॉइंट है इस पेज का, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इन विच कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनती है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। फ्री न्यूक्लियर क्या डिवीजन, न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता जाए, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, 4 से 2 से 4, 4 से कितने हो जाए, 8 हो जाए, पर आपकी सेल न बने, इनके पास सेल वॉल न आए, यानी साइटोकाइनेसिस ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कोकोनट वाटर होता है ना, जो कच्चा नारियल पानी पीते हैं, वो क्या है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण बना हुआ है, और वो आपकी क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी एंडोस्पर्म पाई जाती है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट भाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज एंडोमाइटोसिस, क्या होती है बताइए। एंडोमाइटोसिस, देखिए माइटोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, 40 से 2 सेल बन जाती है, नहीं माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेंगी, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 इसमें 46 इसमें 46 इसमें, ठीक है। पर एंडोमाइटोसिस क्या है, इसी सेल के अंदर माइटोसिस हो जाए, ध्यान दीजिएगा। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करे, मतलब ये आपकी सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मान लो, बाहर सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड ना करे और इसके अंदर ही माइटोसिस 46 और बन जाए, इसे कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस हो जाए, सेल के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होना कहलाती है एंडोमाइटोसिस। 4 सेट हो जाएंगे आपके पास जीनोम के, मतलब फॉरन हो जाएगी सेल, 2n होगी तो। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन, पॉलीप्लोइडी कहते हैं इसी को। एक न्यूक्लियस में मैनी क्रोमोसोम, जीनोम के सेट डबल हो जाएंगे, और ये किसके कारण होता है, एंडोमाइटोसिस, बोले इसे ये होता है कोल्चिसिन के कारण। कोल्चिसिन अरेस्ट कर देता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, जिसके कारण आपका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तो क्रोमोसोम आपके 46 हैं, यही कॉपी हो जाते हैं, 92 बन जाएंगे, 40 हमारे अंदर बात करें। कोल्चिसिन काम करता है भाई, ये एंडोमाइटोसिस करवाने में हेल्प करता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को कौन रोक देता है, कोल्चिसिन। अब बताना है कोल्चिसिन कौन सी फैमिली का मेंबर है, कमेंट कीजिएगा, मोर्फोलॉजी आपका हिंट है, तीन ही फैमिली है, सोलेंसी, फैबेसी और लिलिशियाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है, इन दिस जो आपकी एंडो रीडुप्लीकेशन होता है, इनसाइड ही डुप्लीकेट होना, इन दिस पोलिटीन हाई क्रोमेटिड नंबर वाले क्रोमोसोम बनते हैं। एंडो रीडुप्लीकेशन के कारण पोलिटीन क्रोमोसोम बनते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम पे क्वेश्चन आता है भाई, एंडोमाइटोसिस का ही टाइप है एक प्रकार से, हैविंग हाई क्रोमेटिड नंबर, बोला यही एंडोमाइटोसिस, बोला ठीक है, न्यूक्लियस हो रहा है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में मैक्सिमम 2 ही क्रोमेटिड आती है, पर अगर एक क्रोमोसोम में बहुत सारी क्रोमेटिड हो जाएं, 5, 10, 15, 25 हो जाएं, तो क्या कहेंगे, उसे पोलिटीन क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप इसे कहते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन, ठीक है। एंडोमाइटोसिस हैविंग हाई क्रोमेटिड नंबर कहलाती है एंडो रीडुप्लीकेशन। इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में एंडो रीडुप्लीकेशन के परिणाम स्वरूप पोलिटीन क्रोमोसोम बनते हैं, जिसे कहते हैं पोलिटीनी। तो पोलिटीनी इंसेक्ट्स में पाई जाती है, ध्यान रखना, इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाई जाती है, पोलिटीनी, जो कि एंडो रीडुप्लीकेशन के दौरान बनती है। पोलिटीनी के अंदर एक क्रोमोसोम में बहुत सारी क्रोमेटिड होती हैं, और ये इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाने वाले क्रोमोसोम हैं, पोलिटीन क्रोमोसोम, इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। खत्म। जीनोड फेज क्या होती है, जीनोड फेज एक रेस्ट की फेज होती है, जिसमें जो सेल्स है वो स्टॉप कर देती है सेल डिवीजन में जाना, सेल साइकिल में जाना रुक जाता है, इसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज या जीनोड स्टेज। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, पर सेल इसमें डिवाइड नहीं कर रही होती इस टाइम पे, पर जब भी सिचुएशन बनी तो सेल डिवाइड कर सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, बट कैन डिवाइड ऑन रिक्वायरमेंट, जीनोड फेज में गई हुई सेल क्या रिक्वायरमेंट आने पे डिवाइड कर जाएगी, बिल्कुल डिवाइड कर जाएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं में पूछा गया था, बहुत इसके ऊपर संदेहजनक स्थिति बन गई थी कि इसका क्या ऑप्शन आएगा, एंड आंसर चूज हुआ था जीनोड। ये कंप्लीट भावना देती है एनसीईआरटी जीनोड के लिए, और भावना तौर पे जब मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जीनोड करके आया था मैं, आंसर सच में राइट था।
और मुझे कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइनिंग याद आ गई थी, जो जी नोट स्टेज में गई हुई सेल डिवाइड कर जाती है दोबारा से अगर सिचुएशन हुई तो। ठीक है भाई, हो गया भाई। 25वां पॉइंट है एनेस्टल माइटोसिस क्या होती है। एक होती है एम्फीएस्टल, जब आपके एस्टस बने, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर बने जिसमें अंदर, इसे कहते हैं एस्टल माइटोसिस। एनेस्टल क्या होगी, जिसमें ये न बने। एस्टल को हम एम्फीएस्टल भी कह देते हैं। तो सुनिए, एनेस्टल माइटोसिस होती है प्लांट में जहां माइटोसिस बिना एस्टल्स के होंगी। सेंट्रियोल ही नहीं होता प्लांट में, तो सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, और एस्टर के बिना माइटोसिस होना, स्पिंडल फाइबर्स के बिना माइटोसिस होना एनेस्टल माइटोसिस कहलाती है। एक होती है एम्फीएस्टल, एनिमल्स में होती है। एस्टल बनते हैं, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल अपैरेटस बनता है और स्पिंडल फाइबर बनेंगे, इसे कहते हैं एम्फीएस्टल माइटोसिस। फिनिश। अगला भाई, जब आपका साइटोकाइनेसिस होता है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया। बोला जो आपके एनिमल होता है ना, इनके अंदर क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ जाता है साइटोकाइनेसिस। जो आपके प्लांट होते हैं इनके अंदर सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस। तो सुनिएगा, कंस्ट्रिक्शन या फुरो फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स क्या होगी, एक फुरो दरार सी बनेगी ऐसे, और ये अलग हो जाएगी बीच में कि समझ लो एक गड़ी बन गई है, समझ लो, समझ रहे हो, ऐसे आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फुरो फॉर्मेशन मेथड यानी बाहर से अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल ऑर्डर होगा साइटोकाइनेसिस का। सेंट्रीपिटल ऑर्डर होता है एनिमल्स के अंदर। प्लांट के अंदर क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। अंदर यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी, प्लेट बनेगी, पहले प्लेट बन के ये बाहर की तरफ जाएगी और आपकी सेल डिवाइड करेगी। जो प्लांट के अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है साइटोकाइनेसिस प्लांट के अंदर। सुनिएगा, कंस्ट्रिक्शन एंड फुरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल्स में, जिसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट हो जाती है भाई, लगातार माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देंगे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठे होंगे, माइक्रोफिलामेंट इकट्ठे होंगे, जिन्हें कहेंगे मिड बॉडी बनेगी। तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है एक्टिन एंड मायोसिन की पेरिफेरी पे सेंट्रीपिटल ऑर्डर में। क्या होता है भाई, तो आपके ट्यूब्यूल प्रोटीन इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, रिंग बनेगी मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की, जो अलग कर देगी किसको, सेल को, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्शन एंड फुरो फॉर्मेशन मेथड, जिसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जो आपकी सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड है, प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड होता है साइटोकाइनेसिस का। अंदर से प्लेट बनेगी, बाहर की तरफ जाएगी और साइटोकाइनेसिस बंटवारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म का। समझ रहे हो, बिल्कुल। गोल्जी वेसिकल्स आएंगे इसमें, फ्रेगमोप्लास्ट कंपोनेंट आएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ेंगे। अंदर की तरफ सेल प्लेट बनाने में किसका योगदान होगा, जो अंदर सेल प्लेट बनेगी, जो धीमे धीमे बाहर जाएगी और बीच में से डिवाइड कर देगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस भी हो गया, फुरो फॉर्मेशन से एनिमल में साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल प्लेट फॉर्मेशन से प्लांट में हो गया। जो आपकी मियोसिस है और भाई माइटोसिस फिर समराइज कर दिया मैंने एक साथ। लैम्ब्रस क्रोमोसोम हम लोग क्या होता है, oocytes ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन की oocyte में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हें लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो आपका लैम्प था ना पहले ग्लास बना होता था, उसको ब्रश से जिससे साफ करते हैं ना, उसको कहते हैं लैम्ब्रस। ऐसी शेप गेन कर लेते हैं क्रोमोसोम, किसमें पाए जाते हैं, एम्फीबियन की oocytes में। ठीक है भाई, अब आपका मियोसिस और माइटोसिस एक साथ एक लाइन में मैंने समराइज कर रखा है। चलिए भाई, पहले मैं आपको लगातार एक बार थोड़ा और माइटोसिस बता देता हूं। क्या बता देता हूं, माइटोसिस। क्रोमोसोम का चेंजअप बता देता हूं, कैसे क्रोमोसोम का चेंजअप होगा एक ही लाइन में। ठीक है, फिर आपको मियोसिस का बता दूंगा, पहले माइटोसिस का देख लो भाई। देखिए, तो बात करेंगे माइटोसिस, मतलब माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में पहले क्या आएगा, G1, फिर आएगा S, फिर आएगा G2, फिर आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस साथ के साथ हो गया। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में किसी सेल के पास 40 क्रोमोसोम है, सोमैटिक सेल है, कॉपी होती है बस। G1 में भी 40 क्रोमोसोम होंगे, S में भी 40 क्रोमोसोम होंगे, G2 में भी 40 क्रोमोसोम होंगे, प्रोफेज में भी 40 क्रोमोसोम होंगे, मेटाफेज में 40 क्रोमोसोम होंगे, एनाफेज में 92 हो जाएंगे, टीलोफेज में 23 ऊपर 23 नीचे। एक साथ देखेंगे तो भी 92 क्या होंगे, 40 एक साथ होंगे पेयर में अलग अलग। समझ रहे हो, साइटोकाइनेसिस होने के बाद 40 एक सेल में और 40 एक सेल में हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगी सेल की। अमाउंट की बात करें तो स्टार्टिंग में मान लीजिए 10 पिकोग्राम है अमाउंट, इसमें 10 पिकोग्राम, यहाँ पे कितनी हो जाएगी भी 20 पिकोग्राम, यहाँ पे कितनी रहेगी 20 पिकोग्राम, यहाँ पे कितनी रहेगी 20 पिकोग्राम, यहाँ पे कितनी रहेगी 20 पिकोग्राम सेल के अंदर, यहाँ पे कितनी 20, यहाँ पे पूरी सेल के अंदर 20, अलग अलग सेल में 10 यहाँ 10 यहाँ, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये कहानी थी भाई। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके
अमाउंट ऑफ डीएनए को लेके और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके। ठीक है, अब ऐसी ही सेम कहानी मैं आपको बताऊंगा किसके लिए, मियोसिस के लिए। सुनिएगा भाई, ठीक है। कई बार आपके एनटी अभ्यास में तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। देखिए क्या कहानी है। हम मियोसिस की बात करें तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, इंटरफेज। इंटरफेज में G1 S G2। फिर आपका मियोसिस 1 मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इंटरकाइनेसिस आ गया बीच में। ठीक है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, साइडवाइज हो जाएगा, सारे बनेंगे देखेंगे। G1 में बीच में कर ले तो अच्छा रहता ना। G1 में बता दीजिए भाई कितने बनेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम है, अमाउंट 10 पिकोग्राम डीएनए की। 46 G1 में है तो 46 यहाँ रहेंगे, 10 पिकोग्राम ही होगी। इसके बाद 46 यहाँ रहेंगे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी अमाउंट, 20 पिकोग्राम। 46 यहाँ रहेंगे, यहाँ पे कितनी अमाउंट रहेगी, 20 पिकोग्राम। 46 इसमें रहेंगे, कितनी रहेगी, 20 पिकोग्राम। 40 कितने इसमें रहेंगे, कितनी रहेगी, 20 पिकोग्राम। 40 इसमें रहेंगे, कितनी रहेगी, 20 पिकोग्राम। 40 इसमें रहेंगे, कितनी रहेगी, 20 पिकोग्राम। अब भाई यहाँ पे आते हुए एक सेल से 2 सेल बन चुकी होंगी। अब आपकी अमाउंट कम होगी। इसके बाद कितनी, टेलोफेज समाप्त होगा, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा। तो 10 पिकोग्राम 23 क्रोमोसोम, 10 पिकोग्राम 23 क्रोमोसोम। ठीक है, अब अभी प्रोफेज 2 में क्या कहानी आ गई, 23 क्रोमोसोम आ गए और 10 पिकोग्राम क्या आ गई, यूनिट अमाउंट। ठीक है, सेम टू सेम किसमें रहेगी, मेटाफेज 2 में 23 क्रोमोसोम 10 पिकोग्राम। सेम टू सेम किसमें रहेगी, सेम टू सेम नहीं, ध्यान रखिए। अब 23 की बजाय कितने हो जाएंगे एक सेल में एक बार, 46। 2 सेल डिवाइड करेंगे 46, 23 ऊपर 23 नीचे, 40 क्रोमोसोम यहाँ हो जाएंगे दोबारा एनाफेज 2 में, और अमाउंट कितनी रहेगी, 10 पिकोग्राम। टेलोफेज 2 में 23 ऊपर 23 नीचे, 40 रहेंगे, अमाउंट कितनी रहेगी, 10 पिकोग्राम। अब जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा फर्दर, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, 23 ऊपर और 10 पिकोग्राम की बजाय कितनी रह जाएगी, 5 पिकोग्राम एक सेल में, 23 ऊपर और 5 पिकोग्राम दूसरी सेल में। तो जो प्रोडक्ट होगा एक सेल का किया हमने, यहाँ पे 2 सेल बन गई थी, इनमें से एक सेल ले लिया भाई, यहाँ पे एक सेल गई, दूसरी सेल जाएगी तो इससे भी 4 सेल बन जाएंगी। 23 पिकोग्राम, 23 क्रोमोसोम 5 पिकोग्राम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम 5 पिकोग्राम, तो 4 सेल बनेंगी। लास्ट में 23 क्रोमोसोम होंगे और 5 पिकोग्राम, यानी इनिशियल अगर 10 पिकोग्राम होगा तो फाइनल 4 सेल में 23 क्रोमोसोम, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, नंबर में 23 क्रोमोसोम और 5 पिकोग्राम। 4 है ना, 4 पंजा 20, डबल हो जाता है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए अमाउंट डबल हो जाएगी। 10 की बजाय कितना रहेगा लास्ट में, 5, आधा। पेरेंट सेल का हाफ अमाउंट ऑफ रहेगा डीएनए कंटेंट, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाली जो 4 स्पर्मेटिड बनेंगी। तो इस तरीके से भी आपका जो सेल साइकिल है वो समाप्त होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। होप सो भी आपको ये वीडियो, ये क्लास जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सच में कुछ समझ में आएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन नीट के डाटा आएंगे यहाँ से। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कर दो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो, जल्दी से बताओ उनको सेल साइकिल सेल डिवीजन हमने एक साथ इतने जल्दी समाप्त कर दिया है। और डायरेक्ट में क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा, एनडीए में तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से ना भाई। ऑल द बेस्ट, नीट 2022, नीट 2022 17 जुलाई को होने जा रहा है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन्हीं वीडियो से, लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आपने चीजें अटेम्प्ट कर ली। ठीक है भाई, और ध्यान दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी तक हमने एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल पे क्या क्या कवर कर लिया है। तो लगातार बने रहिए भाई, आपका सिलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए जो भी आप पढ़ते हो, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, बस पढ़ते जाइए, अपनी मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ऑल द बेस्ट।